हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एनओएस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है अब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए, मास्टर्स और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये फुल फंडिंग स्कॉलरशिप है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। सो लेट्स बिगिन। ये एक्चुअली एनओएस स्कीम का वेब पेज है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक तो एनओएस स्कीम क्या है, दूसरी उसके बाद एप्लीकेशन ड्यूरेशन कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसमें देखेंगे कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। देन एलिजिबिलिटी, कौन कौन ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है, और फिर कौन कौन नहीं कर सकता, कौन एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स, दैट इज़ कि ये स्कॉलरशिप के अंडर हमें क्या क्या मिलेगा, फंड्स कैसे कैसे मिलेंगे। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और उसके बाद प्रोसेस, ये पूरा जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है उसके स्टेजेस। तो चलिए पहले देखते हैं एनओएस स्कीम के बारे में। एनओएस का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक फुल फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। किसके लिए? जो स्टूडेंट्स मास्टर्स या पीएचडी, दैट इज़ डॉक्टरेट स्टडीज़ इंडिया के बाहर करना चाहते उनके लिए, और 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 वो स्टूडेंट्स जिनकी इनकम कम है, तो इनकम की लिमिट होगी, वो हम बाद में आगे जाके देखेंगे। और फिर वो स्टूडेंट्स शेड्यूल कास्ट या डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मतलब ऐसे खेती के मजदूर जिनके पास खुद की खेती नहीं है, या फिर ट्रेडिशनल आर्टिसंस कैटेगरी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्रेडिशनल आर्टिसन जो पारंपरिक कोई कलाकृति बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के साउथ या वेस्ट साउथ में एक सिटी है, मुझे अभी नाम याद नहीं है, वहाँ पे जनरेशन से वो लोग सितार बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के बच्चे, ओके, सो दैट कम्स अंडर ट्रेडिशनल आर्टिसंस कैटेगरी। किस किस ये स्कॉलरशिप कौन, इसका सब कामकाज कौन देखता है? तो 3 पार्टीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, वही ये स्पॉन्सर करती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो सारा ये काम देख लेती है। तो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ड्यूरेशन, तो ये स्कॉलरशिप का पोर्टल ऑलरेडी ओपन है अभी इसी वक्त, एज ऑफ ऑन 15 मार्च। ये शुरू हुआ था 15 फरवरी 2023 को, और ये शुरू रहेगा एप्लीकेशन करने के लिए 31 मार्च तक, 31 मार्च मिडनाइट। तो यहाँ पे टाइम जोन तो दिया नहीं है, तो आई थिंक इंडियन टाइम जोन के हिसाब से 31 मार्च 2023 के मिडनाइट तक चले रहेगा, ये ओपन रहेगा। तब तक हम रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्कॉलरशिप्स कितने अवार्ड किए जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी वो रहेंगे 125। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पे दिया है शेड्यूल्ड कास्ट में 115 होंगे, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए 6, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए 4, ऐसे टोटल 125 होंगे। इसमें से 30%, 30% लड़कियों के लिए रिजर्व होगी, तो ये अंदाज़े अप्रॉक्सीमेटली 37 होंगे 125 से। और अगर कोई शेड्यूल्ड कोई कैटेगरी या फिर कोई ये रिजर्वेशन ऑफ लेडीज़ के लिए है, उतने कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल है। सपोज़ 30 जगह है लेडीज़ के लिए, सिर्फ 25 लड़कियों ने ही अप्लाई किया, तो वो बच्चे 5 जो सीट्स हैं वो मेल कैंडिडेट्स को अवेलेबल हो जाएगी, मतलब लड़कों को अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके बाद देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है, किस किस को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो पहले स्टूडेंट तो जो
पढ़ाई करने वाले जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आइदर एक तो मास्टर्स होनी चाहिए या पीएचडी होना चाहिए और आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए ऑफ कोर्स। बैचलर्स की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए है। वो भी ऐसे कोर्सेज़ की कोर्स ड्यूरेशन मतलब मास्टर्स की डिग्री हो तो वो 3 साल का स्टडी पीरियड होना चाहिए एट मैक्स। 2 साल हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल, 2.5 साल कैसे भी हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हो सकता है मास्टर्स के लिए, और पीएचडी के लिए 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड थिंग, वो स्टूडेंट है इनमें से किसी एक कैटेगरी में से होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस कैटेगरी। इसका मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है। फोर्थ, कि जो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 के हिसाब से टॉप 500 में आनी चाहिए, पहले 500 यूनिवर्सिटीज़। अब ये क्यूएस रैंकिंग होता है कि दुनिया भर की वेबसाइट्स के लिए वो रैंकिंग देते हैं, तो इस रैंकिंग के पेज का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें से टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही ये अवेलेबल होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए उनके पास अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर होना चाहिए अब्रॉड यूनिवर्सिटी से। जब हम अप्लाई करते हैं ना बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए, तब हमें ऑफ़र लेटर आता है कि आपको ये कोर्स के लिए एडमिशन मिल चुका है। तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो कंडीशनल या अनकंडीशनल। कंडीशनल में होता है उन्होंने कुछ कंडीशन दी होती है, उसका हमें प्रूफ देना होता है कि ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं। वो हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का हो सकता है या फिर फाइनेंसेस फंडिंग का हो सकता है, ऐसे अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हम करते हैं तो हमें अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल जाता है उस यूनिवर्सिटी से। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए हमें अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर चाहिए, कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जाके हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मार्क्स, अगर हम मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे मास्टर्स में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे बैचलर्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले डिप्लोमा किया है उसके बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया, तो आपका जो स्कोर काउंट होगा मास्टर्स के लिए वो है आपके बैचलर्स के एंड में जो 60% हुआ है ना, वो वाला। तो ये देख लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये परसेंटेज में मार्क्स है। यूजुअली क्या होता है कि बैचलर्स में पॉइंटर पे हमारा स्कोर मिल जाता है एट द एंड ऑफ बैचलर्स, सीजीपीए आउट ऑफ रेंज ऑफ 10, रेंज ऑफ 5 पे मिलता है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखिए प्लीज़, क्योंकि ये परसेंटेज में मांगेंगे मार्क्स अपने। इसके बाद एज, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो उस साल के 1 अप्रैल पे आप 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर 2023 में आप अप्लाई कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2023 तक आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम के बारे में एक तो याद रखिए, यहाँ पे फैमिली इनकम लिखा है, मतलब आपके फैमिली में जो भी इंक्लूड होता है उन सब की मिला के इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो, अभी एम्प्लॉयड हो, तो आपका इनकम भी इसमें काउंट होगा। अब फैमिली में कौन कौन आएगा ये बाद में हम देखेंगे। अभी हु इज़ नॉट एलिजिबल दे, सो एलिजिबिलिटी तो चेक कर लिया, पर अभी एलिजिबिलिटी के कुछ कंडीशंस है, वो अगर ये कंडीशंस हुए तो हम शायद नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो कौन कौन नॉट एलिजिबल है? कैंडिडेट्स हु वांट टू परस्यू बैचलर्स, जैसे पहले ही बता दिया कि ये स्कॉलरशिप बैचलर्स कोर्स के लिए नहीं है, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए नहीं है, सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी। सेकेंड पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अब्रॉड में आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई पूरी की है, तो शायद वो फिर हो किसी स्कॉलरशिप से किए हो, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से किए हो या प्राइवेट स्कॉलरशिप से किए हो या खुद के फंडिंग से की हो, पर अगर अब्रॉड में स्टडीज़ किए हैं तो आप अप्लाई कर नहीं सकते इस स्कॉलरशिप के लिए। ओके, या फिर ऑलरेडी पढ़ रहे हो या फिर अभी आपने
वो कोर्स शुरू किया है, समझिए अभी 31 मार्च तक ये हमें अप्लाई करना है। समझिए कि अगर 30 मार्च को आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ओके, थर्ड पॉइंट, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन। दैट इज़ कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी एक मास्टर्स डिग्री नहीं होनी चाहिए। आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी एक पीएचडी नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ। समझिए मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें, और मेरे पास ऑलरेडी मास्टर ऑफ साइंस है समझिए, या फिर मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम मास्टर्स स्टडी करने का टाइम होना चाहिए, या फिर फर्स्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई स्टडी कर रही हूँ ऐसा होना चाहिए। ये इंडिया या अब्रॉड कहीं पर भी आपका ऑलरेडी की नहीं होनी चाहिए डिग्री। ओके, फोर्थ, हाँ, इंडियन कल्चर हेरिटेज या इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोशल स्टडीज़, इसके बेस्ड कोई टॉपिक या कोर्स नहीं होना चाहिए। ओके, ट्रेन की आवाज़ आ रही है। आपका प्रोग्राम या कोर्स इंडियन स्टडीज़, इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़, इसके बारे में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आप मोस्ट लाइकली सिलेक्ट नहीं होंगे। स्टिल अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि फाइनल डिसीजन इसमें सिलेक्शन कमेटी का होगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन में बोल्ड करके। सो देन अरे यार ट्रेन। ओके, नेक्स्ट, ये स्पेसिफिक है यूएसए में जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने यूएसए की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया उनके लिए, कि उन्हें ये ध्यान में रखना है कि वीज़ा, अगर इस स्कॉलरशिप के अंडर आप स्टडी करने जा रहे हो तो आपका वीज़ा F1 नहीं होगा, J1 होगा। यूजुअली जब हम यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ते हैं कोई भी डिग्री हो तो हमें स्टूडेंट F1 वीज़ा मिलता है, पर इस स्कीम के अंडर स्कॉलरशिप लेने के लिए J1 वीज़ा होना चाहिए। अगर किसी ने अप्लाई किया है उस एक यूनिवर्सिटी को F1 वीज़ा के अंडर, मीन्स एडमिशन का टाइप आपने बोला है कि मैं F1 वीज़ा पे ये एडमिशन ले रहा हूँ, या फिर ऑलरेडी आपके पास F1 वीज़ा है, तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। तो मेरा पॉइंट यही रहेगा कि आप पहले स्कीम ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, फिर वीज़ा के लिए बुक करो। यूनाइटेड स्टेट के लिए ये उन्होंने स्पेसिफिक कहा है, बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स। ये स्कॉलरशिप के अंडर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या हमें असिस्टेंस मिलेगा फाइनेंशियल। तो यहाँ पे उन्होंने दिया, एक तो एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब हमारे रहने के लिए जो भी खर्च होगा वो। यूएसए एंड ऑल अदर कंट्रीज़, यूएसए और ऑल अदर कंट्रीज़ एक्सेप्ट यूके, यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के बाकी सारे देशों के लिए 15,400 $। ये इंडियन रुपीज़ में अराउंड 12 लाख हो जाता है। और ये उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इतने हमें एनुअली मिलेंगे। तो आई थिंक 12 लाख इज़ मोर देन इनफ एनुअली। ओके, और यूनाइटेड किंगडम में अगर आप पढ़ रहे हो तो 9,900 पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स। ओके, 2 मिनट डिस्ट्रैक्शंस टुडे। फिर कॉन्टिजेंसी अलाउंस। कॉन्टिजेंसी मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो प्रेडिक्ट नहीं किया हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कोविड आ गया था और आप इंडिया वापस नहीं आ सके, या फिर कोई जैसे यूक्रेन जैसे वॉर चलने लगा, तो ऐसी असंभाव्य सिचुएशन के लिए 1500 $, अमेरिका और यूके के बाहर वाले देशों के लिए, और यूनाइटेड किंगडम के लिए 1100 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स। सो जस्ट रिमेंबर, याद रखिए कि कॉन्टिजेंसी अलाउंस दे रहे, इसका मतलब, और कोई कॉन्टिजेंसी हुई ही नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन ही आई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये यूज़ कर सकते हो। नो, यू हैव टू कीप दैट मनी, आपको वो पैसे रखने होंगे। इसमें से एक भी डॉलर, एक भी रुपया, एक भी पाउंड, ये जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं,
आप ऐसे ही कहीं पर भी वेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी स्कॉलरशिप हो, आपको हर एक रुपए का हिसाब देना होता है, हर एक रुपए की पर्ची देनी होती है, रिसिप्ट देनी होती है, और जो भी बचे हुए फंड्स होंगे वो हमें रिटर्न करने होते हैं। तो मतलब पता होगा सबको, फिर भी आई जस्ट लेट यू नो। ओके, देन थर्ड इज़ ट्यूशन फ़ीस। एक्चुअल अच्छा जो भी यूनिवर्सिटी ने आपको ट्यूशन फ़ीस कहे है वो सारे ये स्कॉलरशिप फ़ंड कर देगी, ट्यूशन फ़ीस की पूरे के पूरे दे देंगे। वीज़ा फ़ीस, वीज़ा के लिए जो भी आपका खर्च आएगा इंडियन रुपीज़ में वो आपको रीइम्बर्स मिल होगा। ओके, सो इसमें से कुछ चीज़ें रीइम्बर्समेंट में भी मिलेगी, ऐसे नहीं कि वो हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे पेमेंट इंडियन मिनिस्ट्री करेगी या स्कॉलरशिप वाली, नहीं, हमें पहले पेमेंट करनी होती है, फिर हम रीइम्बर्स के लिए कुछ तो प्रोसेस होगा इनका। तो जो भी हम कर रहे हैं ये प्रोसेस, उसके रिसीट्स रखने चाहिए, उसके पर्चियाँ रखनी चाहिए। ओके, पर वीज़ा के जो भी चार्जेस होंगे वो हमें वापस मिल जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इंडिया के बाहर कहीं पे भी पढ़ रहे हो आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा एक तो इधर आप ट्रीट नहीं किए जाओगे बाहर, या फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सो आई थिंक सारे कॉलेजेस मांगते ही है, सारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ इंश्योरेंस एडमिशन के टाइम मांगती है, तो जो भी उसका खर्चा आएगा वो भी ये कवर कर लेगी स्कॉलरशिप। इंसिडेंटल जर्नी अलाउंस एंड इक्विपमेंट अलाउंस, मतलब अगर समझिए सपोज़ आर्किटेक्चर का कोर्स है आपका, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपकी कोई फील्ड ट्रिप होगी, कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे, तो वो जर्नी। ओके, एंड इक्विपमेंट अलाउंस मतलब कुछ भी अगर आपको लेना पड़े, जैसे बुक, पेन या फिर कैलकुलेटर, पता नहीं हर एक कोर्स के लिए अलग होता है, तो उसके लिए जो भी खर्च आएगा, तो हर एक के लिए जो ऐसा इन्होंने दिया है $20 फॉर ईच, और इट्स इक्विवेलेंट इन INR। ओके, देन उसके बाद एयर पैसेज। सो हम जो ट्रैवल करेंगे यहाँ से इंडिया से यूनिवर्सिटी तक, और कोर्स ख़त्म होने के बाद यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया, तो ये बहुत कुछ उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिए है, आप पढ़ सकते हो कौन से एजेंट से बुकिंग करेंगे, और कौन से एयरलाइन या फिर कुछ भी, या फिर रेलवे का या फिर बसेस का, जो सारे कंडीशंस दिए। आई कैन नॉट रीड ऑल ऑफ दिट राइट नाउ, बट एक बात बताऊंगी, सबसे चीपेस्ट बुकिंग होनी चाहिए ये, जो भी आपको फ़्लाइट टिकट चीपेस्ट होगा वो बुक करना होगा, और इकोनॉमिक क्लास का मिलेगा, यहाँ पे बिज़नेस या फर्स्ट क्लास नहीं मिलेंगे। और रिटर्न टिकट्स यहाँ से इंडिया से यूनिवर्सिटी जाते वक्त तो हम बुक करेंगे, पर कोर्स ख़त्म होने के बाद वहाँ से इंडिया आने की रिटर्न टिकट्स की बुकिंग इंडियन मिशन करेगा। जो मैंने पहले बताया था ना, 3 एंटिटीज़ है इसमें इन्वॉल्व, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री और इंडियन मिशन। तो इंडियन मिशन जो सारा ये सब स्कॉलरशिप का देखती है वो आपकी टिकट्स बुक करेंगे, और वो एक ही टाइम आपको मिलेगा। ओके, बार बार वो बुकिंग नहीं होगी, जब वो करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं आना चाहते तो वो बात की बात है। और तो ये एयर पैसेज सिर्फ आने और जाने का है, सिर्फ कोर्स के बिगिनिंग में इंडिया से यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और कोर्स के एंड में यूनिवर्सिटी से इंडिया आने के लिए। बीच में अगर आपको कहीं पे भी जाना होगा, इंडिया में आप वापस आना पड़ा, कुछ हो गया, तो वो टिकट्स ये स्कॉलरशिप नहीं कवर करेगी। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन स्टेज के लिए, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन स्टेज के लिए क्या लगेंगे ये मैं बता रही हूँ। एक तो 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर महाराष्ट्र से हो तो कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुझे पता नहीं आउट ऑफ महाराष्ट्र है कि नहीं, आई थिंक गाइडलाइंस में भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए वैलिडिटी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, फ़ोटो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रिसेंट फ़ोटो ही होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर, करंट एड्रेस प्रूफ एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ, अगर आपके दोनों एड्रेसेस अलग अलग हो तो दोनों के एड्रेस प्रूफ लगेंगे। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, ऐसे उससे मिल जाएगा।
क्वालिफाइंग डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब जो भी डिग्री आपने अभी कंप्लीट किया, अगर मास्टर्स करी है, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स का डिग्री सर्टिफिकेट, पीएचडी के लिए कर रहे हो अप्लाई तो मास्टर्स का डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर आपका डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए अप्लाई करते वक्त स्कॉलरशिप के लिए। और उसी बैचलर्स या मास्टर्स की मार्कशीट्स होनी चाहिए, हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट्स। ओके। वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एडमिशन मतलब जो भी हमें ऑफ़र लेटर मिलेगा उसके बाद I-20s वगैरह मिलेंगे, तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। देन इनकम डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, एज दे सेड कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप द स्टूडेंट इज़ एम्प्लॉयड, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेना चाहिए। और अगर आपके स्टडीज़ के बाद 6 मंथ से ज़्यादा गैप है आपका तो उसका गैप सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा आपको। देन नेक्स्ट ITR एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट, ITRs इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिनका भी इनकम है फैमिली में उन सबके ITR लगेंगे। फाइनली आधार कार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आपके हाथ में क्या होना चाहिए हैंडी, एक तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन पे क्या क्या पूछेंगे ये मैंने लिखा है यहाँ पे। कैटेगरी पूछेंगे, जो पहले 3 कैटेगरीज 3-4 बताए थे फर्स्ट पेज पे, वो आपका नाम। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप नाम टाइप कर रहे हो वो एज़ पर योर पासपोर्ट होना चाहिए। इंटरनेशनली जो भी आप काम कर रहे हो आपका नाम हमेशा पासपोर्ट पे जैसे लिखा है वैसे आना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर होता है वो, ईयर ऑफ पासिंग, और वो सर्टिफिकेट हमें PDF में अपलोड करना पड़ेगा, 3 MB से कम साइज़ वाला PDF। आधार नंबर और आधार भी अपलोड करना पड़ेगा, और फिर पासवर्ड सिर्फ सेट करना है, एंड दैट इज़ इट। हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट एप्लीकेशन, मतलब अगर आपने रजिस्टर कर दिया इस NOS की वेबसाइट पे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। रजिस्ट्रेशन मतलब सिर्फ आपने उस NOS के वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया है, एप्लीकेशन इसके बाद होगा। ओके, तो मैंने ये NOS स्कॉलरशिप का पूरा जो प्रोसेस है ये एक समराइज़ किया है 5 स्टेजेस में। पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे हम फर्स्ट स्टेज में। तो सारे एप्लीकेशंस आने के बाद वो सारे एप्लीकेशंस देखेंगे और उसमें से 125 लोग सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, उनको जाएगा प्रोविजनल अवार्ड लेटर। प्रोविजनल इस इन स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट के साथ वो वेटिंग लिस्ट भी शेयर करता है, पब्लिश करता है आई मीन। और जब सपोज़ हमें मिल गया प्रोविजनल अवार्ड लेटर तो उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे हमसे, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, इनकम सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, वो हम बाद में देखेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मिनिस्ट्री में हमारा वेरिफिकेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। ये होगी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में वेरिफिकेशन के बाद अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, उनको सही लगा सब कुछ, तो वो हमें कंफर्मेशन अवार्ड लेटर भेजेंगे। जैसे होता है ना प्रोविजनल रिज़ल्ट हमारा और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट होता है, वैसे फाइनल कंफर्मेशन अवार्ड लेटर मिल जाएगा। इसके बाद भी हमें मिनिस्ट्री जाके ऑल डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स का PDF सबमिट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए ये इंट्रो वाला वीडियो था NOS की स्कीम के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस स्कीम का पूरा प्रोसेस इन डिटेल, वो वेरिफिकेशन, सेकेंड स्टेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड ऑल, सब कुछ मैं वो बताऊंगी। और फिर एक इनका गाइडलाइंस का एक PDF है पूरा, हम वो पूरा रीड करके उसके थ्रू जाएंगे। देन ऑल जो प्रोसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो लगेंगे, वो मैं बताऊंगी। और क्या क्या गलतियाँ हो सकती है इस एप्लीकेशन में वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप इट वाज हेल्पफुल। एंड ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता है और क्या क्या करना होता है ये नहीं पता है। 125 सीट्स है
कुछ रिजर्व्ड है, इस ऐसे कह के हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, उससे भी कम लोगों का प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। तो और फंडिंग तो फुल है सब कुछ। अगर ये स्कॉलरशिप मिल गया तो आपको आई डोंट थिंक सो यू हैव टू स्पेंड इवन अ मनी, इवन अ रुपीज़। तो आई थिंक यू शुड अप्लाई। और ध्यान रहिए कि इसका पोर्टल ऑलरेडी ओपन है और सिर्फ 31 मार्च मतलब आज से सिर्फ 15 या 16 दिन तक शुरू होगा। ओके ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।